वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम कैसे भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम कैसे है, इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस बात को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम था क्या। ठीक, इसमें यह था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदने वाला व्यक्ति है, अगर वो चाहता है, व्यक्ति हो चाहे कंपनी, वह एसबीआई की स्पेशल ब्रांच पे जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट या कैश के थ्रू जो है वो पेमेंट करके एसबीआई में वह इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज कर लेगा और फिर वह इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को वो सौंप देगा। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एसबीआई की ब्रांच में जाकर इसको भुना लेंगी, कैश कर लेंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का। 15 फरवरी 2024 की अगर हम बात करें, ठीक है, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, उसने बोला कि ये जो है एक असंवैधानिक गतिविधि है। कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19(1)(a) को, ठीक है, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन को डील करता है। ठीक है, सूचना के अधिकार की बात होती है। इसमें यह बोला गया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है इसमें पारदर्शिता मतलब कि ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी इसकी जो है वो कमी थी। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्या बोला? असंवैधानिक, और इस स्कीम को निरस्त कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको आखिर जो चंदा मिला था वो कितना मिला था। ठीक, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला उसकी हम बात करेंगे। तो एक्चुअली में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई को कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जितने ब्यौरे हैं, ठीक है, मतलब कि किसने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो है खरीदा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को यह इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 21 मार्च 2024 को अपनी वेबसाइट पे किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लिया और किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को भुनाया, इस तरह की 2 लिस्ट को जारी कर दिया। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से प्राप्त हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा था, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, वो बीजेपी के मिला 6060.51 करोड़। टीएमसी दूसरे नंबर पे थी जिसको 1609.53 करोड़ मिले। कांग्रेस को 1421.86 करोड़, बीआरएस को 1214.70 करोड़, बीजेडी जो है वो 775.5 करोड़ ये चंदा प्राप्त हुआ। ठीक है, और टोटल ओवरऑल अगर चंदे की बात किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, तो करीब 16,000 करोड़ मतलब 16,492 रुपए के जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे गए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 8,252 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,952 करोड़ रुपए और टीएमसी को 1,705 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। तो ये था चंदे का धंधा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम थी, ठीक है, यह जो है एक कानून के तरीके जो है वो लाई गई थी। ठीक, यह संविधान में पारित कानून के तहत जो है ईबीएस को इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है तो वो तो कानून के दायरे में रह के खरीद रहा है, तो फिर इसमें गैर कानूनी क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत जिसने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदा और जिसने या जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा भुनाया या जिस पॉलिटिकल पार्टी को इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर गैर कानूनी या जो इलीगल जो इसमें जो मुद्दे उठ रहे हैं आखिर वो है क्या? तो वो मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात चंदे के बदले में धंधा और धंधे के बदले में चंदा। ठीक है, इस वर्ड को जो है एकदम नोट कर लीजिए, चंदे के बदले में धंधा और धंधे के बदले में चंदा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में देखने को मिला। ठीक है, जो कुछ साक्ष्य थे। ठीक है,
जो कुछ साक्ष्य थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर ये छपी थी कि 26, ध्यान दीजिएगा, 26 कंपनियों में से 16 कंपनियों ने, जिन पे जांच बैठी हुई थी, 26 कंपनियों पे जांच बैठी हुई थी, ठीक है। इन 26 कंपनियों में 16 कंपनियों ने जांच शुरू होने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको चंदा दिया। मतलब कि जो जांच एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी, जब इनकी जांच शुरू हुई उन कंपनियों पे, तब जाके उनमें से जो 16 कंपनियां हैं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है वो चंदा दिया। और 6 कंपनियां तो ऐसी हैं कि जांच के बाद और अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा पहुंचाया। तो यहां पे साफ बात जो है वो झलक रही है, क्या चंदे के बदले में धंधा या धंधे के बदले में चंदा, या इस तरह की जो एजेंसियां हैं उनके जो है जांच से बचने के लिए, ठीक है, जांच ना हो उन पे कोई कार्यवाही ना हो, उसके एवज में जो है इस तरह के चंदे या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए या चंदा दिया गया। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, ठीक है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण। इनका कहना यह है कि 33 ग्रुपों ने भारतीय जनता पार्टी, डायरेक्ट जो है बीजेपी को उन्होंने बीजेपी जो है एलिगेशन लगाया। 33 ग्रुपों ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1750 करोड़ रुपए चंदे में दिए और इन कंपनियों को 3.7 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो यहां पे बात ये क्लियर हो रही है, क्या ये हो गया चंदा और इधर क्या हो गया धंधा, ठीक है। तो 1750 करोड़ रुपए का चंदा और कितने का धंधा मिला, 3.7 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। अगर यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन करें, हम लोग मैथ की कैलकुलेशन करें, गणित लगाए, तो 1750 जो करोड़ रुपया है 3.7 लाख करोड़ रुपए का कितना परसेंट हुआ, तो इसको आप निकालेंगे तो लगभग ये होगा 0.5%। कितना, 0.5%, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक रफ आइडिया लें, ठीक है, कि पूरे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उनको कुल मिला के कितना पैसा मिला, तो लगभग जो है ये 20,000 करोड़ के आसपास जो है ये एस्टिमेट बैठता है, ठीक है, 20,000 करोड़। तो अगर आप 20,000 करोड़ अगर 0.5% है तो 100% मतलब क्या होगा, ये लगभग जो है 40 लाख करोड़ रुपए होंगे, ठीक है, 40 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये वाला ही रेशियो चला होगा, एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो धंधा जो होगा, ठीक है, इस चंदे के बदले में जो धंधा मिला होगा लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का। आपको ध्यान दिला दूं, ठीक, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था वो 1.76 लाख करोड़ का था, जो कि उस समय बहुत बड़ा जो है घोटाला माना जाता था, ठीक है। अब 1.76 लाख करोड़ के आगे ये क्या है, 40 लाख करोड़ रुपए का जो है इस तरह का करप्शन की बात जो हम लोग एक अनुमान कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ठीक, ये एक बहुत बड़ा जो है स्कैम था। यही कहा जाए कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम, तो इसमें दो राय नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तो ये जांच का विषय है, ठीक। आगे देखते हैं, प्रशांत भूषण ने आगे ये कहा कि लगभग 30 सेल कंपनियों ने करीब 143 करोड़ रुपए के कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड भी परचेज किए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जो सेल कंपनियां हैं वो भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज की। अब सेल कंपनियां क्या होती हैं, सेल कंपनियां जो है ना तो कोई प्रोडक्ट खरीदती हैं ना तो कोई प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, और ना तो कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं। ये जो है फर्जी टाइप की कंपनियां होती हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी कंपनियों ने जो है लगभग 143 करोड़ रुपए के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको जो है चंदे के रूप में उन्होंने दिया। तो यहाँ भी जो है करप्शन साफ दिखता है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक समाचार एजेंसी है, क्या, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, ठीक है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार ये बहुत ही हास्यास्पद है, ठीक है। उसके अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाली जो टॉप 200
कंपनियां हैं, ठीक है, या जो चंदा जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स परचेज किया, जो टॉप 200 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड परचेज करने वाली जो कंपनियां थे उसमें से 16 ने अपनी कंपनी के लगातार 3 साल तक घाटे में रहने के बावजूद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। सोचिए, इन 200 जो टॉप 200 ये जो कंपनियां थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, इसमें से 16 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने पिछले 3 साल, उनके जो पिछले 3 साल जो लगातार उन्होंने अपना घाटा शो किया है, घाटा होने के बावजूद भी वो करोड़ों का जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड परचेज किया और पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही कहा जाए कि उदारता की पराकाष्ठा हो गई, ठीक है। हम खुद जो है घाटे में चल रहे हों और घाटे में होने के बावजूद भी, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद रहे हैं, ठीक है, और चंदे के रूप में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हैं, ठीक। तो इस तरह की जो बातें हैं वो साफ जो है वो शो कर रही है कि ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम करप्शन का अड्डा था, चंदे के बदले धंधा या धंधे के बदले चंदा, ये वाली बात। और दूसरी बात कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अंडर में जो है जांच एजेंसियां होती हैं, जैसे ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और सीबीआई। इन जांच एजेंसियों से बचने के लिए भी जो कंपनियां हैं, ठीक, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचाया, ठीक है, चंदे के रूप में। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे का ये जो आप देख रहे हैं, ये टॉप की कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है वो चंदा दिया, ठीक है। इसमें जो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इसने जो है 1368 करोड़ रुपए का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। दूसरे नंबर पे थी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 966 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसने 410 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया। वेदांता लिमिटेड जो है वो 400 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया। और एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 224 करोड़ का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया। इसमें अगर हम लोग इसको देखें, क्या है ये जो है जुआ खिलाने वाली कंपनी, एक भारत में जो है जुआ खिलाने वाली जो कंपनी है उसकी क्षमता देखिए, 1368 करोड़ रुपए का तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के जो है पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में दे दिया, ठीक है। आप सोचिए, तो इसी वजह से जो मैं ये जो पीछे जो मैंने आंकड़ा दिखाया कि लगभग यह जो है लगभग 35 से लेकर 40 लाख करोड़ रुपए का ये स्कैम है, इसी वजह से भारत का सबसे बड़ा स्कैम के रूप में इसको जो है देखा जा सकता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो स्कीम है आज की डेट में क्या हो गई, आज की डेट में जो है वो निरस्त है, ठीक है, आज की डेट में ख़त्म हो गई। लेकिन इसके द्वारा जिन लोगों को जो है इस चंदे के बदले में जो है वो धंधा मिला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, या कॉन्ट्रैक्ट लेने के बदले में जो है इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेज किए, या जांच एजेंसियों के डर से इन्होंने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए, ये जो बातें हैं वो करप्शन को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो क्या होना चाहिए, जांच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने जब जो है इन कंपनियों पे छापे मारे हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में जो है उन कंपनियों ने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड ज़्यादा परचेज किए, ठीक। तो इससे जो है साफ इंगित होता है कि ये जो है जांच एजेंसियों के डर से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, या कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए भी इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए। तो इस वजह से एक जांच का विषय जो है वो बनता है। अब बात आती है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के थ्रू जो स्कैम दिख रहा है इसकी जांच किससे कराई जाए, ठीक है। हमारे यहाँ जो जांच एजेंसी है या तो ईडी है या सीबीआई है, ठीक है। लेकिन ईडी और सीबीआई पे ट्रस्ट इसलिए नहीं बन रहा है आज फिलहाल की डेट में क्योंकि ईडी और सीबीआई ये जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं, और केंद्र सरकार जो आज की डेट में रूलिंग पार्टी है उसी को जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के थ्रू सबसे ज़्यादा लगभग आधा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा आया है वो जो है रूलिंग पार्टी बीजेपी को प्राप्त है। तो यह जो है वो कैसे जो है ये कहा जाए कि अनबियास्ड होगा, ठीक है, पक्षपात नहीं होगा। तो इस वजह से ईडी और सीबीआई पे को यह जांच सौंपना जो है वो संदेह जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप इनको जो है वो देख सकते हैं, ये है
मदन लोकुर, ठीक है। इनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है एक एसआईटी का गठन किया जाए। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है एक एसआईटी के गठन की बात की जा रही है और इनकी बात का जो सपोर्ट है, ठीक, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है। विपक्षी जो पार्टी है वो भी कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि ये कांग्रेस पार्टी जो है वो भी कह रहे हैं कि जो है एसआईटी का गठन होना चाहिए। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, इनका भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन होना चाहिए। एडीआर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, इसकी भी डिमांड जो है वो यही है कि एसआईटी का गठन किया जाए, ठीक है। तो जो एसआईटी है एक सोल्यूशन बन सकता है इसकी जांच के लिए, ठीक। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने बोला कि ईडी और सीबीआई जो एजेंसियां हैं भारत की जो जांच करती हैं इस तरह के मामलों की, ठीक, उनको देने और ना देने का जो है वो क्या कारण है। ना देने का कारण ये है कि वो जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके तत्वाधान में वो काम करती हैं। तो पारदर्शिता, या ये कहा जाए पारदर्शिता तो नहीं, मतलब ये कहे कि पक्षपात की जो है ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से जो है उन एजेंसियों को देना जो है वो सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में जो है एसआईटी की बात की जा रही है और एसआईटी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम की जो है वो जाँच करे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एजेंसियां हैं जैसे ईडी है, सीबीआई है, इस तरह के मामलों को क्या उन्होंने डील किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैन हवाला, ठीक है। तो जो जैन हवाला केस है, ठीक है, ये 1991 में ये जो है वो केस का ये मामला है 1991 का, ठीक है। तो जैन हवाला केस में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने, ध्यान दीजिएगा, सीबीआई ने जो है वो जांच की थी। और एक चीज़ और बता दें कि जो जैन हवाला केस है इसमें जो एस जैन होते हैं, सुरेंद्र जैन, उन्होंने एक डायरी मेंटेन की होती है। उस डायरी में कुछ जो आप ये लीडर्स देख रहे हैं, ठीक है, इन नेताओं के उन्होंने जो है नाम लिखे हुए थे और कितना पैसा उन्होंने दिया है, ठीक, वो लिखा हुआ था। तो इस बेस पे जो है वहाँ पे जो है बात जो है वो सामने उभर के आई थी, ठीक है। और उस समय की जो सीबीआई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच कीजिए, तो सीबीआई ने जो है वो शुरू में इसकी जो है जांच करने से जो है वो आनाकानी की, ठीक। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो जैन हवाला केस है इसमें जो लीडर शामिल थे ऐसा नहीं था कि केवल और केवल जो रूलिंग पार्टी के थे, इसमें रूलिंग पार्टी के भी थे और अपोजिशन के भी थे। केवल और केवल जो वामपंथी जो नेता थे वही इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल अगर हम लोग जो है आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम को देखें तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम के थ्रू जो है वो पैसा मिला है या चंदा मिला है, ठीक है। तो इस वजह से जैन हवाला केस को जो है ना मैंने यहाँ पे जिक्र किया। तो उस समय भी जो है पक्ष और विपक्ष दोनों साइड के जो है बहुत ही जो प्रभावकारी जो नेता थे वो इसमें शामिल थे, देख सकते हैं। तो जैन हवाला केस में जो नाम आया था एल.के. आडवाणी का, जिनको अभी हाल फिलहाल में जो भारत रत्न से नवाजा गया, माधवराव सिंधिया का, एन.डी. तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, ठीक, प्रणब मुखर्जी, शरद यादव, विद्याचरण शुक्ल का, ठीक है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय के, उनका नाम जो है जैन हवाला केस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जो है वो आदेश दिया, ठीक, कि आप जांच करो, ठीक। तो सीबीआई जो है वो जांच करने के लिए एग्री तो हुई, लेकिन सीबीआई ने इन सारे नेताओं को जो है क्लीन चिट दे दिया और कहा कि हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इन पे जो भी चार्ज लगे हुए थे वो जो है वो चार्ज से मुक्त कर दिया, ठीक। तो बिल्कुल जो है सीबीआई का उस समय का जो रवैया था बिल्कुल ऐसा बोला गया कि आप जो है घोड़े को तालाब तक पानी पीने के लिए जो है ले जा सकते हो, लेकिन घोड़ा जो है तालाब से पानी पिएगा कि नहीं पिएगा वो घोड़े के ऊपर है। तो बिल्कुल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि आप जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, लेकिन जांच वो कैसे किया वो उसके ऊपर डिपेंड था। तो ये जो सारे जो लीडर थे वो जो है वो करप्शन फ्री हो गए, ठीक है। उन पे से जो भ्रष्टाचार के जो भी ये जो जैन हवाला केस जो चल रहा था उसे मुक्त कर दिया। अब इसी तरीके से 2G लाइसेंस की अगर बात की जाए, ठीक, तो 2G लाइसेंस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने वो जांच की थी, ठीक। और इसका भी जो है कहानी हम लोग जानते हैं, तो सब जो है वो लिपापोती हो गया, ठीक। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कहानी ये है कि आखिर इसमें जो है सज़ा मिलेगी कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदने वाली, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदने वाली वो कंपनियां हैं या व्यक्ति विशेष हैं, लेकिन जो लेने वाली हैं मतलब कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो भुनाने वाली हैं वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो आखिर पॉलिटिकल पार्टी में किसको जो है दोषी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक सीनियर एडवोकेट है सिद्धार्थ लूथरा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। इनका कहना यह है कि अगर पार्टी को अभियुक्त बनाते हैं, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को अभियुक्त बनाया गया तो उसमें जो व्यक्ति जो है अध्यक्ष है उस पार्टी का या जो जिम्मेदार है या जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए, ठीक, अरविंद केजरीवाल वाले केस को देखते हैं, ठीक है। ये अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम, ठीक है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। इनको जो है ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है। इनको जो ईडी ने गिरफ्तार करने का आधार बताया वो यह बताया कि जो शराब घोटाला है, ठीक है, शराब घोटाला इनके जो है पार्टी के कन्वेनर या संयोजक होते हुए भी जो है इनके जो है नीचे ये सब काम हुआ है, इस वजह से इनको जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, पार्टी के संयोजक हैं और इनके परव्यू में ही ये घोटाला हुआ है, ठीक, इस वजह से हम इनको गिरफ्तार करते हैं, ठीक। तो इसी आधार पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो संयोजक हैं या जो अध्यक्ष हैं या जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को चलाने में, कोषाध्यक्ष भी हो सकते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात करें, अमित शाह काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है। ये हैं जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से ममता बनर्जी की बात करें, टीएमसी की लीडर हैं, चीफ हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो हैं खड़गे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो अगर ये सिद्ध होता है कि इन्होंने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के थ्रू, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, चंदे के बदले में धंधा दिया है, या जो रूलिंग पार्टी है इसने जो जांच एजेंसियां हैं ईडी या सीबीआई, इनका इस्तेमाल इसने किया है किसके लिए, चंदे के लिए, तो इनमें से ये जो लीडर आप देख रहे हैं इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA, ठीक है, उसके तहत अगर ये लोग दोष सिद्ध होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो इस केस में जो है इनको ध्यान दीजिएगा, इस केस में जो है इन पे जुर्माना लग सकता है या 7 साल की सजा हो सकती है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 70 के तहत, ठीक है, अगर हम बात करें कंपनियों को भी अभियुक्त बनाया जा सकता है। अभी इससे पहले हमने जो बात किया वो पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस से बात किया कि पॉलिटिकल पार्टी में जो है कौन गिरफ्तार हो सकता है, किसको सजा मिल सकती है अगर ये दोष सिद्ध होता है। तो अब हम बात करेंगे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा, ठीक है, तो खरीदने में कौन होंगी, कंपनियां होंगी, ठीक है। अब कंपनियों के केस में क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धारा 70 है, ठीक है, जो धारा 70 है उसके तहत जो है कंपनियों को अभियुक्त बनाया जा सकता है। अब कंपनियों को अभियुक्त बनाया गया तो फिर कंपनियों में किसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका MD हो सकता है, CEO हो सकता है, जो एक्टिवली जो है वो कंपनी को संभाल रहा है, या उस समय मतलब कि जब वो चंदे मतलब कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किए गए या इस तरह की जब गतिविधियां चल रही थी उस समय वह एक एक्टिव मेंबर था, किसका, कंपनी का, वह जो है इस जांच के दायरे में आएगा और वह जो है दोषी सिद्ध होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि दोषी सिद्ध होने के बाद इसमें होना क्या है, या तो जुर्माना या 7 साल की सजा, या दोनों हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ में PMLA एक्ट तो लगेगा ही, साथ में जो है जो भ्रष्टाचार के जो कानून है वो भी जो है इन पे इम्पोज होंगे, ठीक है। करप्शन भी इन पे जो है वो करप्शन के भी चार्जेस लगेंगे। और इस कानून के तहत जो भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत देने वाला हो या रिश्वत की जो मध्यस्थता हो वो दोनों को दंड देने का प्रावधान होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम थी, ठीक है, वह गैर कानूनी नहीं थी। उसके तहत अगर किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो है उसको भुनाया है,
ठीक, यहाँ तक बात जो है वो क्या है, वह जो है वो गैर कानूनी नहीं है। ठीक, वो कानून के दायरे में, क्योंकि उस ड्यूरेशन में यह संविधान से पारित क्या था, कानून था, तो ये काम सारा जो है कानून के तहत था। लेकिन मामला कहाँ पे फंस रहा है कि अगर किसी कंपनी ने डर भय की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो है अगर इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया और उसने जो है पॉलिटिकल पार्टी को वह इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो उस बॉन्ड को भुनाया, ठीक है, तो यह जो है करप्शन के अंतर्गत आएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तरह क्राइम जो है वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सज़ा की क्या बात है, इसके तहत जुर्माना और 7 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए जो मदन लोकुर हैं, ठीक है, मदन लोकुर जब कोल ब्लॉक या ये कहा जाए जो कोल ब्लॉक आवंटन की जब बात की जा रही थी, तो उस समय जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि उनका कहना यह है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड किसी ने परचेज किया और उसके बदले में अगर उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक, और जब ये अगर ये सिद्ध हो जाता है कि कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के एवज में कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, वो निरस्त किए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि कोल आवंटन के मामले को देखें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। तो फैसले में उसने ये बोला था कि 1993 से लेकर 2010 के बीच जिन निजी कंपनियों को, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको कोल ब्लॉक आवंटन किए गए थे, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो बिल्कुल सेम कंडीशन अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू, अगर किसी ने जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है, तो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जांच में अगर ये पता चलता है कि उनको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के एवज में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उनको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के साथ साथ जो है वो कंपनियां अगर दोषी सिद्ध होती हैं तो उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का पीएमएलए के थ्रू जो है वो भी जो है वो केस जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक, तो वो जो है सज़ा की पात्र हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि हाल फिलहाल में ये जो जांच है वो ईडी या सीबीआई के थ्रू ना होके सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को जो है बैठाया जाए और एसआईटी जो है इसकी जांच करे, तब जाके जो है दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होगा। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।